आनंदपाल सिंह 2017 में सुर्खियों में रहा था। एक ऐसा गैंगस्टर, राजस्थान में इससे बड़ा गैंगस्टर नहीं था जिस पर 5 लाख का इनाम रखना पड़ा था। ऐसा राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी क्रिमिनल के मरने पर 20 दिन तक कई जिले धधकते रहे। धरना, प्रदर्शन, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी लगातार होती रही और जिसकी शोक सभा में ही 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। 20 दिन तक आनंदपाल सिंह की मौत की जांच की मांग को लेकर 50,000 से ज्यादा लोग एक ही जगह पर डटे रहे कि जांच सीबीआई से हो। आनंदपाल एनकाउंटर की, क्योंकि पुलिस की नजर में गैंगस्टर, लेकिन जनता में वो रॉबिन हुड था। आम लोगों के दिल में रहता था। पूरा राजपूत समाज एक साथ जुट गया। किसी पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं कि अंतिम संस्कार करवाए या बॉडी को हाथ तक लगा दे। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा क्रिमिनल जो जीते जी पुलिस का सरदर्द बना रहा, लेकिन मरने के बाद भी पुलिस के नाक में दम करके रखा, वो है आनंदपाल सिंह। आनंदपाल सिंह चाहता था कि दुश्मन उसके नाम से कांपे और अपने दुश्मनों को जो वो मौत देता था वो बड़ी जालिम होती थी। हैट, चश्मा, सूट बूट में और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता, एकदम जैसे आप फिल्मों में देखते हैं उसी तरह, क्योंकि कद काठी भी हीरो जैसी अच्छी थी। फिर वो इतना क्रूर और कुख्यात गैंगस्टर आखिर कैसे बना? आनंदपाल सिंह नागौर के सांवरात गांव का रहने वाला था। पिता चाहते थे कि आर्मी ज्वाइन कर ले, लेकिन पढ़ने में अच्छा खासा था तो टीचर बनना चाहता था। सरकारी अफसर भी बनना चाहता था, क्योंकि राय दे देते हैं लोग कि तुम तो सरकारी अफसर भी बन सकते हो। तो बीएड के साथ आईएएस और आईपीएस के लिए भी कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसकी शादी तय होती है। बारात लेकर के जाते हैं और बारात ले जाते वक्त सांवरात गांव में दबंग लोगों ने गोड़ी पर बैठने का विरोध कर दिया। जीवनाराम गोदारा, वहां पर उसे बुलाया जाता है। उससे बात की, समझाया, शादी हो गई। आनंदपाल घोड़ी चढ़ गया, लेकिन यह अपमान कहीं मन में दबा रह गया और अब उसने तय किया कि वो चुनाव लड़ेगा। एक चुनाव जीता भी पंचायत का, फिर एक बार और चुनाव लड़ा और वो हार गया। और इसी दौरान उस पर अलग या गलत धाराएं जोड़ी गई और वहां से आनंदपाल की जिंदगी में बदलाव आते चले गए। अलग राह पर वो लड़का चल पड़ा जो टीचर बनकर समाज की दशा बदलना चाहता था। परिस्थितियों ने उसे अब इतना बदल दिया था कि वो शराब तस्करी, मारपीट, झगड़ा, और फिर एक ऐसा वक्त आया कि जिस दोस्त ने गोली चढ़ाया उससे ऐसी दुश्मनी हुई कि उसने जीवनाराम गोदारा को मार डाला। इस मर्डर के बाद पहली बार आनंदपाल का नाम सुर्खियों में आता है और फिर कुछ सिलसिला सा चल पड़ता है। थोड़े ही दिनों में बहुत बड़ा वो क्रिमिनल बन गया। आसपास के राज्यों में हथियारों का लेन देन भी शुरू हुआ। धीरे धीरे आतंक फैल गया। अब ऐसा कोई अपराध नहीं था जो आनंदपाल नहीं काम करता। आतंक आनंदपाल के नाम का फैलता गया। पुलिस में भी अच्छी खासी घुसपैठ उसकी बताई जाती है। जेल में भी इस पर हमला हुआ। अजमेर जेल में शिफ्ट किया गया। 2015 में पुलिस को बेहोशी की दवाई वाली मिठाई खिला दी गई और जेल से भाग गया। भागने में पुलिस की मिली भगत की बातें भी आती है और ये और बड़ा गैंगस्टर बनता जा रहा था। कुछ मंत्री का नाम भी आने लगा था। उसको पोल खोलने की धमकी इसने दी और बाद में इसके एनकाउंटर की पटकथा लिख दी गई। हालांकि उसने सरेंडर की बात भी की ताकि जांच अच्छे से हो, गलत आरोप न लगाए जाएं उस पर, लेकिन बात बनी नहीं। कहा जाता है कि राजस्थान पुलिस को ऑर्डर थे कि अब एनकाउंटर करना ही है। तो दोस्तों, 5 लाख का एक ऐसा इनामी गैंगस्टर एक वक्त में जिसको सरकार हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, बड़े बड़े पुलिस अफसर, उन सब का एक ही मानना था कि अगर वो पकड़ा नहीं जाता या पकड़ में नहीं आता तो उसका एनकाउंटर कर दो, और ये घोषित था। लेकिन सबको पता था वजह ये थी कि वो हर एक के लिए अब खतरा बन चुका था। वजह ये थी कि उस पर 5 लाख का इनाम था, लेकिन हाथ नहीं आ रहा था। और वजह यह भी थी कि उसे पकड़ने के लिए तब तक पुलिस 300 से ज्यादा जगहों पर अलग अलग दबिश डाल चुकी थी। लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ उसे पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस खर्च कर चुकी थी। आखिरकार जिस बेसब्री से इस गैंगस्टर को पुलिस ढूंढ रही थी, उस गैंगस्टर का एक सुराग मिलता है 2017 में।
राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला आनंद पाल देखते ही देखते जुर्म की दुनिया में बहुत बड़ा नाम, सोशल मीडिया पर जिसके हजारों फैन फॉलोअर्स, क्योंकि नया ट्रेंड और वही आनंद पाल सिंह पुलिस और सरकार के लिए सरदर्द। और तब पता चलता है कि हाँ, आनंद पाल सिंह कई बार यहाँ पर आकर रुका है, ठहरा है, नाम बदल बदल कर अब वो कभी भी आ सकता है। इसलिए राजस्थान की पुलिस वहाँ भेष बदलकर डेरा डाले हुए आखिरकार कोशिश रंग लाती है। एक रोज दो लोग मोटरसाइकिल पर उस घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। उनमें से एक आनंद पाल का भाई था, रविंद्र पाल, और पुलिस उन दोनों से पूछती है कि आनंद पाल कहाँ है। दोनों इधर उधर पहले बहला फुसलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर पुलिस धमकी देती है कि अगर बताओगे नहीं तो तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। आनंद पाल का भाई रविंद्र पाल टूट जाता है और वो बताता है कि इस वक्त आनंद पाल राजस्थान के चूरू इलाके में, जो बीकानेर के करीब है, फिर वो एक घर का पता देता है। खबर बड़ी थी, फौरन पुलिस टीम एक्टिवेट हो जाती है, तैयार हो जाती है। लगभग 150 पुलिस वाले उस पूरे इलाके को घेर लेते हैं और इसके बाद पता चलता है कि उस घर में कुछ हलचल है और फिर पुख्ता यकीन हो जाता है कि उस घर में एक नौजवान ठहरा है। आनंद पाल से उसका चेहरा बहुत मिलता जुलता है और आखिरकार 24 जून 2017 की वो रात आती है। चूरू के एसपी की अगुवाई में पुलिस वाले, जिसमें कुछ कमांडो, क्योंकि खबर यही थी कि आनंद पाल AK-47 रखता है, उस घर को घेर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद ये पता चलता है कि गोलियां छत से आ रही हैं, क्योंकि उस घर में मौजूद कुछ लोगों को एहसास हो गया था कि पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है। अब छत से गोलियां चली, पुलिस ने पोजीशन ली। अब उस घर का जो नक्शा था, वहाँ तक पहुँचना बिना जान जोखिम में डाले हुए छत तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था। पुलिस ने एक प्लान किया। उन्होंने आनंद पाल के भाई रविंद्र पाल को अपने साथ लिया, साथ में 3-4 पुलिस वाले, जिसमें एसपी भी, तमाम लोग, ये भी AK-47 से लेस। और उसके बाद वो करीब जाते हैं घर के और फिर लाउड स्पीकर पर 3 बार आनंद पाल से कहते हैं कि तुम सरेंडर कर दो, चारों तरफ से घिर चुके हो। फिर भी कहा जाता है कि तुम्हारा भाई रविंद्र पाल हमारे साथ है और रविंद्र पाल भी तुमसे कुछ कहना चाहता है। अब पुलिस की हिरासत में रविंद्र पाल ऐलान करता है अपने भाई से, कहता है कि भाई आप सरेंडर कर दो, पुलिस वालों से मेरी बात हो गई है, वो आपको गिरफ्तार करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और इसके बाद खबर यही आती है कि जवाब में आनंद पाल ने गोलियां चलाई और उसी जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। आनंद पाल आखिरकार मारा गया। अगले दिन हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार में हर खबर थी। 5 लाख का गैंगस्टर जो राजस्थान पुलिस का सरदर्द बना हुआ था। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन तमाम जगहों पर भी उसके बहुत सारे क्राइम थे। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ा काम था आनंद पाल के मुठभेड़ को सही ढंग से अंजाम देने के लिए। उस वक्त राजस्थान सरकार ने मुठभेड़ में शामिल 9 पुलिस वालों को इनाम दिया, तमगे दिए। लेकिन उधर आनंद पाल सिंह की मौत के बाद राजपूत बिरादरी में गुस्सा भर गया। उन्होंने कहा कि ये एनकाउंटर नहीं, ये मर्डर है। पुलिस वालों ने सरेंडर करने के बावजूद आनंद पाल सिंह को मार डाला। आखिर का मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। लोगों का गुस्सा शांत हुआ। 20 दिन के बाद फिर आनंद पाल का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। अब इधर सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की और 2019 में यह मामला 17 का था। लगभग 2 साल के बाद सीबीआई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दी, क्लोजर रिपोर्ट, ये कहते हुए कि इस एनकाउंटर में कोई भी गलत चीज़ नहीं हुई। एनकाउंटर बिल्कुल जेन्युइन है और कहा गया था कि आनंद पाल को सरेंडर कर दो, पर उसने कहा, किया नहीं और फिर जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। लेकिन इसी बीच आनंद पाल की वाइफ पहुंच गई अदालत और उन्होंने कहा कि जो सीबीआई की रिपोर्ट है क्लोजर, वो गलत है। इस केस को क्लोज नहीं करना चाहिए, हमारे पास कुछ सबूत हैं, दस्तावेज हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कोर्ट में उस वक्त कही, जिसकी वजह से इस क्लोजर रिपोर्ट को भी खोल दिया गया, वो ये कि एनकाउंटर के 2 साल तक वो चूरू पुलिस से उस पूरे घर के एनकाउंटर के साइट का नक्शा मांगती रही कि कैसे कैसे कौन पुलिस वाले कहाँ पर डिप्लॉयड उनकी थी, कहाँ पर आनंद पाल था, कहाँ पर किसने पोजीशन ले रखी थी, किसने कैसे गोली चलाई। चूरू पुलिस ने वो नक्शा कभी पेश ही नहीं किया। अदालत को भी लगा, फिर अदालत ने हुक्म दिया, तब पुलिस ने पेश किया और उसके बाद उन्होंने अपने कुछ और दलील दी। तब फिर सीबीआई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये क्लोजर रिपोर्ट हम आपकी नहीं मानेंगे, बल्कि इस मामले की जांच होगी और इस मामले में अदालत अपनी कार्रवाई करेगी। इसके बाद मुकदमे की कार्रवाई शुरू और लगभग 4 साल तक चली। अब 24 जुलाई 2024 को जोधपुर की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसला ये कि 24 जून 2017 को गैंगस्टर आनंद पाल सिंह को चूरू में एनकाउंटर में नहीं मारा गया था, बल्कि उसका कत्ल किया गया था।
और ये कत्ल पुलिस वालों ने किया था, और ये कत्ल तब किया था जब उसने अपने दोनों हाथ खड़े कर पुलिस वालों के सामने वो सरेंडर कर चुका था। अदालत ने अपने फैसले में भी ये कहा कि क्रिमिनल चाहे कितना बड़ा इनामी हो, कितने ही मुकदमे हो, एक एनकाउंटर के दौरान वो गोलियां चला रहा हो, लेकिन अगर उसने पुलिस वालों के आगे सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए, दोनों हाथ उठा चुका, तो ऐसे में उसे गोली मारना या सीधे सीधे एक मर्डर का ही केस है। और इसीलिए अदालत ने उस वक्त चूरू के एसपी जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उन समेत कुल 7 पुलिस वालों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर दी। यानी आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के केस में अब 7 पुलिस वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलेगा। पर सवाल यह है कि आखिर अदालत ने एक एनकाउंटर को कत्ल क्यों माना? 4 साल बहस चली, बहुत सारी चीजें होंगी, तो 5 ऐसे सबूत थे जो पुलिस अदालत को कन्विंस नहीं कर पाई कि ये उसके खिलाफ क्यों है। और पुलिस ने सिलसिलेवार इस केस में इतनी गलतियां की कि आखिर में अदालत को ये फैसला सुनाना पड़ा। पुलिस ने क्राइम सीन पर गलतियां की, पुलिस ने अपने बयान में गलतियां की, पुलिस ने पूरा नक्शा दिखाने में गलतियां की, और उसी को पॉइंट बनाकर 5 ऐसे पॉइंट थे जो ये साबित कर गए कि आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर नहीं हुआ था, बल्कि उसका कत्ल हुआ था। अब उसका कत्ल क्यों हुआ, वो 5 पॉइंट क्या थे, अब आपके सामने 5 पॉइंट एक एक कर इस जजमेंट पर, जो जज जोधपुर के सीबीआई कोर्ट के हैं युवराज सिंह का यह फैसला है कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट युवराज, सीबीआई कोर्ट जोधपुर में 5 ऐसे पॉइंट्स जिसके ऊपर इस केस का फैसला आया। पहला, जो पुलिस की कहानी थी वो ये थी कि क्या आनंदपाल सिंह उस घर की छत पर था। उस रात पुलिस की टीम नीचे गई, फिर पुलिस की टीम सीढ़ियों तक पहुंची और सीढ़ियों की आड़ में लेकर गोली चला रही थी, लेकिन पूरे इस एनकाउंटर के दौरान आनंदपाल सिंह लगातार छत पर ही थे। तब यहीं से कहानी शुरू होती है। जो पहली चीज़ वो ये कि पुलिस ने जो पिस्टल से जिससे गोली चला रहे थे, और सीढ़ी पर जो पुलिस वाला मौजूद था उसके हाथ में जो पिस्टल थी वो ग्लॉक पिस्टल थी। ये खास पिस्टल है ग्लॉक पिस्टल। इस पिस्टल की खासियत ये होती है कि बाकी की गन की भी होती है, लेकिन इसकी ये है कि जब इससे कोई फायर करता है तो इसके जो खोखे हैं, कवर है, चलाने वाले के पास गिरता है। सपोज अगर यहाँ से चला रहे हैं तो मेरे हाथ में पिस्टल है तो खोखे जो हैं वो मेरे आसपास गिरेंगे। लेकिन जो खुद पुलिस की एफआईआर और पुलिस की फोटोग्राफ्स और वो सारी चीज़ें थी, और फॉरेंसिक की रिपोर्ट, बैलिस्टिक फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये था कि ग्लॉक पिस्टल का खोखा गिरता वहीं है जहाँ से फायरिंग की जाती है, लेकिन इसका खोखा सीढ़ियों पर नहीं मिला, क्योंकि सीढ़ियों पर मौजूद होकर पुलिस वाले ऊपर गोली चला रहे थे, बल्कि ग्लॉक पिस्टल के तमाम खोखे छत से मिले। तो सवाल ये है कि अगर आनंदपाल छत पर था, सीढ़ी से गोली चलाई जा रही थी, तो खोखा सीढ़ियों पर मिलना चाहिए था, न कि छत पर। इसका मतलब है कि आनंदपाल को पकड़ने के बाद गोली मारी गई है और इसीलिए ग्लॉक पिस्टल के खोखे छत पर मिले। ये पहला पॉइंट था जिसकी वजह से अदालत कन्विंस हुई। और दूसरा, आनंदपाल सिंह के 2 बार पोस्टमार्टम किए गए, और इन दोनों पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें यह था कि आनंदपाल के जिस्म पर 7 गोलियां ऐसी मिली जो उसमें कहते हैं कि बिल्कुल पास से, एक टर्म यूज करते हैं द टैटूइंग के निशान। टैटूइंग एक ऐसा निशान होता है कि जब किसी को गोली मारी जाती है बिल्कुल बराबर से, बिल्कुल पास से, तो वो निशान छोड़ते हैं। टैटूइंग का निशान तभी बनता है किसी इंसान के जिस्म पर बुलेट लगने के बाद, जब उसे गोली 3 से 5 फीट के आसपास से मारी जाए। मतलब एक शख्स जिसे 3 से 5 फीट की दूरी से गोली मारी जाएगी, उसके जिस्म पर बुलेट मार्क, टैटू मार्क होगा, और अगर दूर से मारी जाती है तो फिर अलग उसके मार्क होंगे। और अब यहाँ पुलिस की कहानी यह है कि वो छत पर और पुलिस की टीम नीचे और सीढ़ियों पर, यानी कि गैप करीब 15 से 30 फीट, लेकिन बुलेट के मार्क जो आ रहे हैं वो 3 से 5 फीट, टैटूइंग मार्क। इसलिए ये भी साफ हो जाता है कि गोली नज़दीक से मारी गई। तीसरा, इस पूरे मामले में एक अहम गवाह वहीं सीढ़ी पर बैठा हुआ है जिसके हाथ में एक ग्लॉक पिस्टल, उसका नाम होता है सोहन सिंह। कांस्टेबल सोहन सिंह ने बताया कि वो सीढ़ी पर था और आड़ में था, तभी अचानक उसने देखा कि सामने से आनंदपाल सिंह आ रहा है और उसने गोली चला दी, और उसके बाद आनंदपाल सिंह सीढ़ियों पर आकर गिरा। अब हुआ ये कि उसने आमने सामने की बात बताई और इस दौरान आनंदपाल सिंह ने भी गोली चला दी। ये जो सोहन सिंह है उस वक्त सीढ़ियों पर बैठा था। सोहन सिंह भी जख्मी हुआ था इस एनकाउंटर में, लेकिन उसकी गोली पीठ पर लगी थी। अब जब बयान ये है, और ये सीबीआई के सामने भी बयान दिया, फिर अलग एक बार बयान पलटा, उसने कहा कि वो सीढ़ी पर था, अचानक आनंदपाल सिंह सामने आया, उसने गोली चला दी, इसने भी गोली चलाई, आनंदपाल सिंह को लगी और वो नीचे गिरा, लेकिन तब तक आनंदपाल सिंह ने भी गोली चला दी थी जो उसको लगी, लेकिन सोहनपाल सिंह को गोली पीठ में लगी। अब यहाँ जो सारे बयान और सारे डॉक्यूमेंट हैं वो ये है कि आमने सामने से गोली चलाई, तो गोली घूमकर पीठ में कैसे चली गई।
तब उसने दूसरा बयान दिया। दूसरा बयान ये दिया कि जब आनंदपाल सिंह वो गोली चला रहा था तो गोली उसे डायरेक्ट नहीं लगी बल्कि दीवार में लगी, और दीवार से लगने के बाद वही गोली वापस घूम कर आती है और उसके पीठ पर लग जाती है, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आनंदपाल सिंह दोनों अगर आमने सामने और गोली पीछे कहीं और ऐसी जगह नहीं है, वो नीचे है, सीढ़ी के राइट और लेफ्ट में दीवार है, तो राइट और लेफ्ट की दीवार से गोली यूं आकर घूम कर पीठ में नहीं लगेगी। इस चीज़ को अदालत ने बहुत ही सीरियस ले लिया। चौथी चीज़, पुलिस का पूरा बयान, एफआईआर की सारी कहानी यही थी जो शुरू से कह रही हूँ। क्या आनंदपाल सिंह छत पर, पुलिस की टीम नीचे, कुछ लोग सीढ़ी पर, छत पर कहीं भी नहीं है। खुद पुलिस का बयान एफआईआर में दर्ज है। लेकिन ग्लॉक पिस्टल के अलावा उसी छत पर, जिस छत पर आनंदपाल सिंह मौजूद था, जितने भी सरकारी हथियार थे, चाहे वो AK-47 हो, चाहे वो MM की पिस्टल हो, उन सब खोखे वो छत पर मिले। पुलिस ने बटोरे, गिने, एफआईआर में दर्ज किए। शायद उस वक्त इस गलती का एहसास नहीं था। अब जज साहब ने पूछा कि जब आनंदपाल सिंह छत पर है, पुलिस की टीम नीचे है, सिवाय सीढ़ी पर कुछ लोगों के छोड़ दो, वो भी छत पर नहीं है, तो ये सारे खोखे छत पर कैसे पहुंचे? क्योंकि फायरिंग के दौरान जब भी गोली चलती है तो खोखे के जो खोल होते हैं उस गोली जो गोली चलती है वो करीब गिरते हैं, उड़कर खोखे वहां पर नहीं चले जाते, सिर्फ गोलियां जाती है। तो खोखे खाली कारतूस के छत पर कैसे पहुंचे? इसका मतलब यह है कि सारी गोलियां छत पर चलाई, नीचे से नहीं, और छत पर ही आनंदपाल सिंह। इसके अलावा पूरे मामले में जो जज साहब की एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैसले को सुनाने में एक गवाही, और वो गवाह जिसे पुलिस ने भी अपना गवाह बनाया, आनंदपाल सिंह का भाई रविंद्रपाल सिंह, कि वो उसे अपने साथ ले गए। उसने ऐलान किया था कि भाई आप सरेंडर कर दो, हम सीढ़ी पर आ रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं करेगी, मेरी बात हो गई है। और उसके बाद भी उसने गोली चलाई और फिर जवाब में मारा गया। ये पुलिस का वर्जन था। इस गवाह ने कोर्ट में गवाही दी, रविंद्रपाल, और उसकी पूरी गवाही क्या थी? वो ये थी कि पुलिस ने उसे पकड़ा, पुलिस ने कहा कि हम तुम्हें मार देंगे, एनकाउंटर कर देंगे, और उसके बाद वो डर गया। फिर इसने कहा कि ठीक है, और इसने कहीं अपने बाकी सोर्सेज से पता किया, क्योंकि आनंदपाल सिंह अपना लोकेशन अपने भाई को भी नहीं बताता था, लेकिन खैर पता चल गया। अब इसको 24 जून को लेकर जाया गया और पुलिस ने इसको आगे आगे रखा, और इसके पीछे पीछे 6 पुलिस वाले, इसमें SP साहब भी थे। उन्होंने कहा कि अब तो अपने भाई को आवाज़ दे और कहे कि सरेंडर कर दे, और हम वादा करते हैं कि कुछ नहीं करेंगे। इसने 3 बार अपने भाई से कहा कि भाई सरेंडर कर दो, मेरी बात हो गई है, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तब ऊपर से आनंदपाल सिंह ने जवाब दिया कि ठीक है, मैं सरेंडर कर दूंगा, बस मेरी सिक्योरिटी और जेल की सिक्योरिटी का जिम्मा ले लेना। उसने कहा ठीक है। इसके बाद रविंद्रपाल सिंह का बयान है कि पूरी पुलिस टीम सीढ़ी से उसके साथ छत पर गई। छत पर आनंदपाल सिंह अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर खड़ा था, हथियार नीचे रखा था। पुलिस की टीम उसके करीब जाती है और अचानक उसके पास से सारे हथियार हटाकर उसे पकड़ती है और फिर उसे लात घूंसे से पीटती है। उसे गालियाँ, ये सब कुछ जजमेंट में लिखा हुआ है, उसे गालियाँ बकती है, और उसके बाद करीब से ही जो भी वहाँ पर पुलिस वाले खड़े थे सब उसे गोली मारते हैं। 30 से ज़्यादा गोलियां उसके जिस्म में लगी थी, 7 गोलियां बिल्कुल बेहद नज़दीक से फॉरेंसिक रिपोर्ट में आ गई। तो इस गवाह की गवाही यही थी जिसको लेकर ये केस अदालत तक पहुंचा, और आखिर में अदालत ने यह माना कि इस गवाह की गवाही सच्ची थी और सही थी, क्योंकि जो भी रिपोर्ट है, चाहे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो, चाहे बैलिस्टिक रिपोर्ट हो, गोलियां चली, चाहे खोखे बरामद, ये सब यही इशारा करते हैं कि आनंदपाल सिंह को बेहद नज़दीक से गोली मारी गई थी। जज साहब अपने जजमेंट में लिखते हैं कि एक क्रिमिनल चाहे कितना बड़ा इनामी क्यों न हो, ये उसके जजमेंट पर है। उनकी जो एग्जैक्ट लाइन में है वही आपको मैं बता रही हूँ। वो लिखते हैं कि यह सही है कि आनंदपाल सिंह इनामी बदमाश था, उस पर विभिन्न अपराध प्रकरण दर्ज थे, और इस घटना के वक्त उसने पुलिस टीम पर फायर भी किया, लेकिन पकड़े जाने के बाद उसकी हत्या को किसी भी रूप से उचित नहीं माना जा सकता। किसी भी शख्स को जब आप कस्टडी में ले लेते हैं और वो आदमी सरेंडर कर रहा है, उसके बाद आप उसे अगर मारते हैं तो यह मर्डर है, यह आत्मरक्षा में किया गया हमला नहीं है। ये युवराज सिंह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, 4 जो पुलिस बल के जो लोग हैं, वो 7 पुलिस वाले उस वक्त के थे। राहुल बराट ये SP थे, इसके अलावा विद्याचरण CO थे, सर्कल ऑफिसर सिटी सुरवीर सिंह, ये पुलिस इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र, कांस्टेबल सोहन सिंह, कांस्टेबल धर्मपाल, कांस्टेबल धर्मवीर। ये सोहन सिंह वही है जिसकी गोली पीठ में घूम कर लगी थी और उस वक्त इनाम भी मिला था। तो इन 7 पुलिस वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलेगा, और आगे क्या होता है ये अदालत के ऊपर है। लेकिन एक गैंगस्टर के इस एनकाउंटर के फैसले ने बहुत सारे ऐसे जो अब तक एनकाउंटर हुए उसको लेकर भी एक तरीके से
से शुरुआत की है, जो बाकी के एनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं, क्या उनको लेकर भी कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि हाल के वक्त में हमारे एनकाउंटर को जिस तरीके से पुलिस या सोसाइटी ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, आने वाले वक्त के लिए ये बेहद खतरनाक है। क्योंकि अगर पुलिस को एनकाउंटर का हथियार खुलेआम इस तरह से मिलेगा तो फिर एक जंगल राज की शुरुआत होगी। ये तो अदालत का फैसला। आनंदपाल सिंह के बारे में आपको पूरी कहानी डिटेल में सुनाई, उसका आप देख सकते हैं, लेकिन ये लोगों ने नहीं सुनी। आनंदपाल सिंह कानून की पढ़ाई कर चुका, लॉ इसने किया था एक शरीफ फैमिली से, जिसके परिवार में जुर्म से किसी का कोई नाता नहीं था। ये सीमेंट का बिजनेस करना चाहता था, घर वालों ने कुछ बिजनेस के लिए पैसे भी दिए, लेकिन वो चला नहीं, फ्लॉप हो गया। शराब की दुकान इसने खोली, वहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया। फिर इसने चुनाव लड़ा पंचायत का, और वहीं एक बार इस चुनाव को लेकर झगड़ा हुआ और इसके हाथों एक कत्ल हुआ, और वहाँ से जुर्म के रास्ते पर ये चल पड़ा। लेकिन आनंदपाल सिंह पहली बार सुर्खियों में तब आया जब उसने अपने एक दुश्मन को मारने के बाद उसकी लाशों के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे एसिड में डालकर सड़क पर बहा दिया। आनंदपाल सिंह के कई दुश्मन जब उसे जेल में ले जाया गया तो एक बार जेल में भी उस पर हमला हुआ और उस हमले में गोली चली। उसमें उसका एक दोस्त मारा गया और उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन जो दो लोगों ने जेल में गोली मारी उनके पास बिना हथियार के ये पहुंचता और उन दोनों को पीट पीट कर मार डाल देता। फिर इसे दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया और उसी जेल में पेशी के दौरान इसके साथ ही AK-47 लहराते हुए इसे वहां से छुड़ाकर लोग ले गए। 5 लाख का इनामी बदमाश, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके चाहने वाले, और ये वही आनंदपाल सिंह जिसकी उस वक्त गर्लफ्रेंड हुआ करती थी अनुराधा चौधरी, जिसकी कुछ वक्त पहले शादी की खबरें भी आपने सुनी। काला जटरी तिहाड़ जेल में बंद उसी काला जटरी से अब अनुराधा चौधरी शादी कर चुकी है, लेकिन ये वही अनुराधा चौधरी है जो एक ज़माने में आनंदपाल की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो ये थी कहानी दोस्तों आनंदपाल की, जो एक टीचर बनने की कोशिश में था, लेकिन किस्मत उसे एक ऐसी राह पर ले जाती है जहाँ पर देर सवेर अंत बस एक ही था, वो था एनकाउंटर या मौत। लेकिन इतिहास हमेशा आनंदपाल के बारे में चौंकाता रहेगा कि कैसे एक गैंगस्टर लाखों दिलों में रॉबिन हुड बनकर राज करता था, जिसे रास्ते से न हटाया जाता तो सियासतदानों की राजनीति में भूचाल आना तय था, और शायद इसीलिए उसे रास्ते से हटा देना ही उस वक्त उन लोगों ने बेहतर समझा।